जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कड़बक भाग 2 यानी कड़बक चैप्टर का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 को पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम बिना विलंब किए हुए आज हम भाग 2 को देखेंगे। इसमें जो है मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो अपने काव्य के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि इस काव्य को मैंने जो लिखा है तो आगे चलकर ये क्या काम आएगा। जो मुझ में ये गुण है और गुण को मैं प्रकट किया हूँ तो ये गुण हमें क्या करेगा, हमें कहाँ तक पहुँचाएगा। तो कवि जो हैं अपने काव्य का विशेषता बताते हुए, अपने काव्य के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि मैंने अपने काव्य की रचना खुद रचकर यानी इसे जोड़कर सुनाया है। सुना जो प्रेम पीर का पावा, और जिसने भी इसे सुना है ना उससे प्रेम में क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द होता है, उसका अनुभव हुआ है। कवि कह रहे हैं कि मैंने एक काव्य की रचना की है, उस काव्य को मैंने खुद रचकर यानी कि उसे अपने हाथों से लिखकर लोगों को सुनाया है। और जिन जिन लोगों ने इसे सुना है ना उससे प्रेम में क्या पीड़ा होता है, क्या दर्द होता है, उसका अनुभव हुआ है। और कवि ये कहते हैं कि जोरी नहीं रकत के लई गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। कवि यहां पर बताना चाहते हैं कि उन्होंने इस काव्य की रचना कैसे की है। तो कवि बताते हैं कि जोरी लाई रकत के लिए मैंने इस काव्य को अपने कलेजे की खून से, अपने कलेजे की खून को लेई बनाकर इसे जोड़ा है, अपने कलेजे की खून की लेई बनाकर इसे जोड़ा है। आप लोग जानते होंगे कि जब आटे को हम लोग गूंथते हैं तो वो जब गूंथ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेई कहते हैं। उसी तरह इन्होंने अपने खून की लेई लगाकर अपने काव्य को जोड़ा है, अपने कलेजे की खून से ही इन्होंने जोड़ा है। और कह रहे हैं कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और मैं गहरे प्रेम भरे आंख के आंसुओं से इसे भिगोया है, कवि कहते हैं। फिर उसके बाद अगले पंक्ति में कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि उन्होंने काव्य की रचना क्यों की। ये बताते हैं कि ओ मन जान कविते अस कीन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। ओ मन यानी कि मैंने यह जानकर इस कविता की रचना की है कि मैं भी इस संसार में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी पहचान इस संसार में रह जाएगी। यही मेरा पहचान रहेगा, यही मेरी आखिरी निशानी रहेगी। इसलिए मैंने इस कविता की रचना की। और इसका उदाहरण भी देते हैं, जैसे कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय कीन बखानु, कहाँ स्वरूप का अर्थ होता है सुंदर, पद्मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। यानी कि कवि यहां पर कहते हैं कि अब ना वो राजा रतन सेन है और ना ही वह सुआ जो बुद्धिमान था, ना वो सुआ है, ना वो राजा रतन सेन है, ना वो अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने हुए होंगे। उसी के कारण क्या हुआ था कि जो पद्मावती रानी थी उसी के कारण मरी थी। तो कवि कह रहे हैं कि ना वो राजा रतन सेन है, ना वो बुद्धिमान सुआ है, ना वो अलाउद्दीन खिलजी है, और ना ही वह सुंदर रूपवती रानी पद्मावती है। आज इनमें से कोई नहीं रहा, लेकिन उनकी जो यश है, उन्होंने जो कीर्ति स्थापित इस संसार में करके चले गए, वही कीर्ति उनकी याद दिलाती रहती है। और उन्हीं कीर्ति के वजह से उन्होंने जो इस संसार में अपनी कहानी को छोड़ा है ना, उसी कहानी के माध्यम से हम उन्हें याद करते हैं। और कभी उसी तरह कहते हैं कि मैं भी इन्हीं लोगों की तरह, मैं भी अगर इस संसार से चला जाऊंगा या मर जाऊंगा, मगर वहीं संसार से चला जाऊंगा तो मेरी आखिरी निशानी यही होगी और इसी से लोग भी मुझे याद करेंगे, मुझे भी लोग इन्हीं लोगों की तरह याद करेंगे अगर मैं इस संसार से चला जाऊंगा तब।
और कवि यहाँ पे कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। कवि यहाँ पर बताते हैं कि इनकी कहानी जो इन्होंने कीर्ति स्थापित करके इस संसार से चला गया है, तो उनकी कीर्ति इस संसार में कैसे रह जाएगी, उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। कह रहे हैं कि वह पुरुष इस संसार में धन्य है जिन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित करके चला गया है, जिन्होंने अच्छे कर्म करके इस संसार से चले गए हैं। वह पुरुष धन्य हैं और उनकी कीर्ति कैसे इस संसार में रह जाएगी। फूल मरे पर मरे न वासु, यानी कि जिस प्रकार फूल के मगर मुरझा जाने के बाद भी उसका सुगंध रह जाता है, वैसे ही इन लोगों की कहानी इस संसार में रह जाएगी। आप लोग देखिएगा कि फूल मुरझा जाएगा फिर भी उसका सुगंध नहीं जाता है। तो कभी इन लोगों की यश की कहानी एक फूल की सुगंध से करते हैं, एक फूल से करते हैं कि फूल मुरझा जाने के बाद भी अपना सुगंध नहीं छोड़ता है। वैसे ही ये लोग इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन फिर भी इनकी जो यश है, ये कीर्ति है, वो बार बार इनकी पहचान करवाती रहेगी। लोग जब भी इनके बारे में पढ़ेंगे तो जरूर ना जरूर इनके बारे में कुछ ना कुछ याद करेंगे। फिर आगे कवि कहते हैं कि केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि इस संसार में ना तो किसी ने यश को खरीदा है और ना ही किसी ने बेचा है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आज महात्मा गांधी इतने अच्छे कर्म करके चले गए इस संसार से, बहुत सारे लोग उनके कर्म के वजह से याद करते हैं। अगर कोई चाहे कि महात्मा गांधी जो कार्य किए हैं उनके कार्य को वो अपने नाम पर ले, क्या उनके कार्य को कोई खरीद सकता है? उनके अच्छे कर्म को कोई खरीद सकता है? नहीं ना खरीद सकता है। तो वहीं कवि कहते हैं कि इस संसार में ना तो किसी ने जस को बेचा है, यानी कि ना तो किसी ने इस संसार में कीर्ति को बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। जस बेचने और खरीदने वाली चीज नहीं है, मगर जो कमाएगा उसी का ही होगा, दूसरे किसी का नहीं हो सकता है। फिर कवि ये कहते हैं कि जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। कवि कहते हैं कि उसी तरह मैंने जो इस काव्य की रचना की है, अपने कलेजे की खून से जोड़कर मैंने इस काव्य की जो रचना की है, इसे भी लोग अगर पढ़ेंगे ना, तो मुझे आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि वो भी 2 शब्दों में मुझे अवश्य याद करेंगे। जैसे ये लोग चले गए हैं और ये अपनी कहानी छोड़कर इस संसार से चले गए हैं, लेकिन इनकी कहानी के माध्यम से इनको याद किया जाता है, वैसे ही मैंने अपने काव्य की रचना की है। मैं चला जाऊंगा तो मेरी आखिरी निशानी यही होगी, इसी से लोग मुझे जरूर याद करेंगे। इस कविता का जो लास्ट पंक्ति, जो ये पूरी पंक्ति समाप्त हुई, अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को लेकर आएंगे। इसी तरह आपको काफ़ी सरल भाषा में समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।